ये सामान्य हिंदी के लिए वीडियो है जो कि हम यूपी टेट, इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ और यूपी पीसीएस, यूपी एसआई, यूपी टीजीटी, पीजीटी और जिन भी एग्ज़ाम्स में हिंदी आती हैं उनके लिए है। तो ये मैंने पीडीएफ लिया है आदित्य प्रकाशन का, जैसे कि मैंने सबसे सुना कि हिंदी के लिए यही एक बेटर बुक है। तो हम कोशिश करते हैं डेली इसके कुछ पेजेस कंप्लीट करने के। एज यू कैन सी कि ये 178 पेजेस का है और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बुक परचेज़ नहीं कर सकते या उनको बुक अवेलेबल नहीं होता है। तो मैं भी आज से ही इसको शुरू कर रही हूँ। और हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह है। तो ये है हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। वर्णमाला क्या होता है वो हम एक दृष्टि में देखेंगे। वर्णमाला दो तरह के होते हैं। वर्ण तालिका दो तरह का होता है, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। स्वर भी हमारे दो तरह के होते हैं, व्यंजन हमारे 5 तरह के होते हैं। जैसे कि इंग्लिश में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं, वैसे ही हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, जिसमें कि स्वर दो तरह के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तो ह्रस्व में अ, ई, उ ऋषि है और दीर्घ में आ, ई, उ, ए, ओ, औ। मेनली जिनका डबल मात्रा होता है वो दीर्घ में आता है, और ह्रस्व में जिसमें सिंगल मात्रा है वो है। फिर हम व्यंजन के टाइप्स में आते हैं। व्यंजन 5 तरह के: स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत, संयुक्त। तो स्पर्श क वर्ग से प वर्ग तथा ड़, ढ 25 + 20 27। अंतस्थ में य, र, ल, व। ऊष्म श, स, ह 4 4 हैं। आगत 2 हैं, ज, फ। संयुक्त 4 हैं, ज्ञ, त्र, ज्ञ, छ। स्वर की संख्या 11 होती है, व्यंजन की संख्या 41 होता है। टोटल हमारे वर्णमाला में 52 वर्ड्स होते हैं, और जिसमें से स्वर ये याद कर सकते हैं: स्वर 11, व्यंजन 41। स्वर 11, व्यंजन 41। इसमें से भी ह्रस्व में 4 है और दीर्घ में 7 है। दीर्घ में 7, ह्रस्व में 4, 11 हुए। उसी तरह हमारा जो व्यंजन का स्पर्श है, क वर्ग से लेके प वर्ग, ड़, ढ 27 इसमें है, ज़्यादा इसी में है। और जो हमारे 4 हैं उनमें 4 4 और 2 4 है, य, र, ल, व, श, स, ह, ज, फ, ज्ञ, त्र, ज्ञ, छ, श्र। फिर स्वर्गों का वर्गीकरण व उच्चारण संस्थान। स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण। उच्चारण हम प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं, हम उसे बोलते कैसे हैं, कंठ जिसको कहते हैं हम, तो वो कैसे बोलते हैं वो हम यहाँ से देखते हैं। तो कंठ, अ, तालु, मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग, अ, ई, री। जैसे मूर्धन्य ये होता है। दीर्घ में आ, ई। हिंदी की वर्णमाला पुनर्विलोकन। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता, स्वर वो होते हैं जिन्हें हम बिना किसी दूसरे वर्ड के हेल्प के बोलते हैं। वो एक वर्ड, वो स्वर होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि आपका अ, ई, उ, री, उन्हें क्या कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें द्वर्ग स्वर कहते हैं। स्वर में अ, ई, उ, री आता है। मूल स्वर है अ, ई, उ, रू। दीर्घ स्वर है आ, ई, उ, ए, ओ, अ। आगत स्वर है अ। अग्र स्वर है ई, ए। मध्य स्वर है अ। पश्च स्वर है आ, उ, ओ, अ। संवृत स्वर है ई, उ। अर्ध स्वंत है ई, उ। विवृत है आ, ए, अर्ध
वृत्त ए अ ओ अ। व्यंजनों की संख्या 41 होती है, स्वर की संख्या 11 होती है। व्यंजन 41, स्वर 11। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 है। अंतस्थ व्यंजनों की 4, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4। फिर ये है कि हम कैसे इसे बोलते हैं। फिर विराम चिन्ह, जैसे ग्रामर है उसी तरह से कि हम कहाँ पे ठहरना है, रुकना है, ये है। तो विराम का अर्थ ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा के में विरामों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। विराम चिन्हों को 20 तरह का बताया गया है, जैसा कि आप इस और वीडियो में देख सकते हैं पिक्चर में कि कितने तरह के विराम चिन्ह होते हैं। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक, जिन्हें हम नॉर्मली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं इंग्लिश में भी, वो ये है। फिर यहाँ से क्वेश्चंस हैं। जो कि हम स्किप करने वाले हैं और हम जाएंगे आगे, क्योंकि अभी हम नए हैं, पेपर को देखना है। मीन यहाँ से शुरू होता है। शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना। अक्षर किसे कहते हैं? वह ध्वनि या ध्वनि सु जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है, अक्षर कहलाता है। शब्द किसे कहते हैं? शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, या निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। रूढ़, जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाए, जैसे कुर्सी, फूल आदि। कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में 4 पाँव वाली घूम जाती है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? ये वे शब्द जो 2 या अधिक शब्दों से बने हों, उन्हें यौगिक शब्द। जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय, हिमालय। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द 2 शब्दों के मेल से तो बने हैं, परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरणार्थ, चारपाई अर्थात 4 पाए हैं जिसके। यहाँ चारपाई का अर्थ खाट से है, न कि गाय, कुर्सी आदि से। इस प्रकार इन शब्दों में योग भी हुआ और निश्चित अर्थ रूढ़ भी हो गया। समास रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? सामासिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया है, उन्हें समास रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, दशानन का अर्थ 10 मुख वाला, पर यह शब्द केवल रावण के लिए प्रयुक्त होता है। पीताम्बर, नीलकंठ आदि शब्द समास रूढ़ शब्द हैं। तत्सम शब्द किसे? जो शब्द संस्कृत में ज्यों के त्यों लिए गए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम तद्भव इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र आदि। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत में आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव शब्द, जिन्हें हम संस्कृत से लेकर के नया वर्ड बनाए वो तद्भव, और जो एज इट इज़ है वो तत्सम। आगत या विदेशी शब्द कहते हैं जो शब्द किसी दूसरी भाषा में स्वीकार कर लिए जाए, जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज़ आदि। कुछ तो ज्यों के त्यों ले लिए गए, जैसे कागज़, ऑफिस आदि। कुछ को हिंदी की प्रकृति को अनुरूप ढाल लिए गए, जैसे ज़मीन, त्रासदी आदि। देशी शब्द किसे कहते हैं? स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देशी या देशज शब्द हैं, जैसे ढूंढना, खाट आदि। संकर शब्द किसे? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो गया कि 2 भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर कहलाते हैं, जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी, गाड़ी। जांचकर्ता, जांच हिंदी, कर्ता संस्कृत। अब हम व्याकरण की बेसिक्स पे आते हैं, जहाँ से हमारा व्याकरण स्टार्ट हो रहा है। एक्सरसाइजेस हम कुछ दिन बाद करेंगे, पहले हम बेसिक्स को कर लेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस। शब्द के निम्नलिखित 8 भेद हैं। उपर्युक्त 8 प्रकार के शब्दों को विकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जा सकता है। शब्द हमारे 8 तरह के हैं, उनमें भी हमने 2 प्रकार किया है। फर्स्ट है 4 विकारी शब्द, दूसरा विचार विकारी शब्द।
पहला संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण, संबंध बोधक विस्मयादि बोधक। शब्द रचना के अंतर्गत महत्वपूर्ण अध्याय। उपसर्ग की परिभाषा। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल तो उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे पराक्रम, पराजय, पराभव, पराधीन, पराभूत। उपसर्ग के कार्य। शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते, शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं। उपसर्ग के कार्य। शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देते हैं। अब ये शब्द भेद है जिसका एक चार्ट है। ये सार्थक, निरर्थक, ये क्या है? सार्थक है और एक निरर्थक है। सार्थक में दिया हुआ है रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर थ्री टाइप्स हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ जो है वो उपसर्ग के योग से बन रहा है। जो हम शब्द के आगे जो वर्ड हम लगा देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। यौगिक, प्रत्यय के योग से। योग रूढ़ उपसर्ग व प्रत्यय दोनों के योग से। नाम से ही है, यौगिक और रूढ़ दोनों को मिला दिया योग रूढ़। शब्दों के योग समास विधि से। अब उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, विदेशी, संकर। मतलब वो शब्द कहाँ से आ रहा है, वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, उसके बेसिस पे हम जब शब्द को तोड़ेंगे तो वो तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर के टाइप्स आएंगे। फिर अर्थ के आधार पर, मतलब उनकी मीनिंग के बेसिस पे अगर हम टाइप्स बनाएंगे शब्द के, तो एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी। विकार के आधार पर ये निरर्थक में आता है। विकार के आधार पर विकारी, अविकारी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इस चार्ट का अगर स्क्रीनशॉट ले सकें देन बेटर, क्योंकि लर्निंग के लिए ये इजी है। हम इसमें शॉर्टकट्स लगा सकते हैं याद करने के लिए। अब यहाँ उपसर्गों की संख्या दी गई है। उपसर्गों की संख्या अति। अति मतलब बाहुल्य, अधिक, उस पार, बहुत। अधि, सामीप्य, ऊपर, श्रेष्ठ। अनु, पीछे, साथ, सामान। अप, दूर, हीनता, विरुद्ध। जैसे हम बोलते हैं अपमान, उसी तरह अप, दूर, हीनता, विरुद्ध। अनु, पीछे, साथ, समान। अधि, समीप्य, ऊपर, श्रेष्ठ। अति, बाहुल्य, अधिक, उस पार। अव, दूर, नीचे। आ, तक, कम, इधर। उत, उद, ऊपर, उन्नति। अप, निकट, सहायक, छोटा। दुह, दूर, दूष, तुष, बुरा, कठिन। नीचे, भीतर। नि, निस, निर, बिना, बाहर, निषेध। परा, पीछे, पलटा। परि, चारों ओर। प्र, अधिक, आगे। प्रति, और, उल्टा, विरोध, प्रत्येक। बिना, अलग, विशेषता। सम, पूर्ण, अच्छी तरह, संयोग। सु, अच्छा, सुंदर, सहज। ये 19 संस्कृत के वर्ड हैं जिनको हम उपसर्ग की तरह यूज़ करते हैं, और जब हम किसी वर्ड के साथ जोड़ते हैं तो उसके मायने बदल जाते हैं। ये संस्कृत उपसर्ग थे। अब हिंदी उपसर्ग हैं। अन, रोकना, मना करना। आधे, अपूर्ण। ऊन, एक, कम। औ, मना करना। दु, हीन, बुरा। नी, अभाव, विशेष, निषेध। बिन, निषेध। भर, ठीक, बुरा। कु, बुरा। हीन, श्रेष्ठ, साथ। विशेष टिप्पणी। हिंदी में कुछ व्याकरण लेखक क और स क्रमशः 9वें और 10वें कु एवं के विकार के अलग मान कुल 12 उपसर्ग बताते हैं, परंतु इन दोनों को अलग उपसर्ग नहीं माना जाना चाहिए। उर्दू उपसर्ग। जो कुछ उपसर्ग जो उर्दू से लिए गए हैं: अल, अरबी, निश्चित, एंड, ठीक, पूरा, कम, थोड़ा, हीन, खुश, अच्छा, शुभ, गैर, भिन्न, विरुद्ध, दर, में, ना, अभाव, फिल, में, फी। अरबी में प्रति, ब, अनुसार, में से, और, बद, बुरा, अशुभ, बर, ऊपर, पर, बा, साथ, अनुसार। बिल, अरबी, साथ, से, में, बिला, अरबी, बिना, बे, बिना, ला, अरबी, बिना, निषेध, अभाव, सर, मुख्य, श्रेष्ठ, हम। संस्कृत सम से, साथ, समान, हर, प्रत्येक। उर्दू के सारे अरबी फारसी से लिए गए हैं। ये संख्या में लगभग 19 हैं। अब हम देख सकते हैं संस्कृत में 19, हिंदी में 10, उर्दू उपसर्ग में 19। तो हम इसको याद, 3 हैं
संस्कृत और उर्दू उपसर्ग 1919, हिंदी 10। अब प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय की व्युत्पत्ति है प्रति प्लस अय, मतलब प्रत्यय अर्थात बाद में चलने या लगने वाला। प्रत्यय बाद में लगेगा। जैसे उपसर्ग था जो शब्द से पहले लग रहा था तो शब्द के मायने कुछ और आ रहे थे, वैसे ही प्रत्यय ये शब्द के बाद में लगेगा। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय अविकारी शब्दांश है जो बाद में जोड़े जाते हैं। जैसे लिख शब्द में आवट, प्रत्यय जोड़ने से लिखावट शब्द बन जाता है। प्रत्यय के जुड़ने से अधूरे शब्द पूरे हो जाते हैं। प्रत्यय का विधान धातु से होता है। प्रत्यय से सब्जी प्लस वाला, सब्जी हमारा बेसिक वर्ड है, मूल शब्द है, और उसमें हमने प्रत्यय ऐड कर दिया विधान धातु। जैसे कि वाला प्रत्यय शब्द सब्जी वाला, ये एक यौगिक शब्द हो गया, दो शब्द से मिलके एक शब्द बना। विशेष प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता और ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। मतलब प्रत्यय को हम अकेला इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम जब तक इसको किसी शब्द से ना जोड़ें ये कोई मायने नहीं निकलते, इनकी कोई मीनिंग नहीं होती है। प्रत्यय तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय। अब प्रत्यय दो तरह के हैं, तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय। कृतवाचक तद्धित, उन लघुतावाचक, संबंधवाचक तद्धित, गणनावाचक तद्धित, सादृश्यवाचक तद्धित, भाववाचक तद्धित, गुणवाचक तद्धित, स्थानवाचक तद्धित, स्त्रीवाचक तद्धित। कृतप्रत्यय में कृतवाचक कृदंत, कर्मवाचक कृदंत, करणवाचक कृदंत, भाववाचक कृदंत, क्रियावाचक कृदंत, कृतवाचक कृदंत विशेषण। शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ। पुनर्विलोकन, स्वर युक्त व्यंजन है अक्षर। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? शब्द। शब्द के कितने भेद होते हैं? 8। किताब घर कैसा शब्द है? संकर। तहसीलदार कैसा शब्द है? संकर। संकर बताया गया था कि जिसमें हम दो प्लेस ओरिजिनेटेड लैंग्वेज को मिला के बनाते हैं वो संकर का शब्द कहलाता है। जैसे कि तहसीलदार, जैसे किताब घर, किताब एक हिंदी वर्ड है और घर एक अलग लैंग्वेज का वर्ड है। खन खन कैसा शब्द है? ध्वन्यात्मक। मैं एक बार और बता देना चाहती हूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम इस बुक को रीड कर रही हूँ और मैं अपनी स्टडीज़ के लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए इसे पढ़ रही हूँ, तो आपकी मर्ज़ी, अच्छी लगे तो देखें, नहीं तो मत देखें। रिक्शा संबंधित है जापानी भाषा, और अगर आप हिंदी के लिए कुछ और बता सकते हैं तो प्लीज़ रिकमेंड करें। रिक्शा संबंधित है जापानी भाषा। रिक्शा संबंधित है जापानी। बेगम, दरोगा व चाकू संबंधित तुर्की से। हिमालय कैसा शब्द है? यौगिक शब्द, क्योंकि दो शब्दों से बढ़ के बढ़ रहा है, हिम प्लस आलय, यौगिक। पीताम्बर, पंचानन व रावण कैसा शब्द है? सामास रूढ़। रूढ़ वो था कि जिसमें जो कोई जिस वर्ड के कोई मायने आ रहे थे। अत्यंत, निर्वाह में क्रमशः कौन सा उपसर्ग निहित है? अति, निर। अध्यक्ष, 29 में क्रमशः कौन सा उपसर्ग निहित है? अधीन। उपसर्गों की संख्या है 3, उपसर्ग 3 है। संस्कृत उपसर्ग है 19, हिंदी 10, उर्दू 19। अनु उपसर्ग का अर्थ है बाद में, पीछे, साथ। सु उपसर्ग अच्छा, सुंदर, सहज। भा संबंधित है उर्दू उपसर्ग से। अद उपसर्ग संबंधित है हिंदी उपसर्ग से। लुटेरा, ठकुराइन में क्रमशः प्रत्यय है एरा, आइन। प्रत्यय शब्द के आखिरी में लगता है, उपसर्ग शब्द से पहले लगता है। जैसे कि उपसर्ग में ही खुद जो उप लगा हुआ है वो एक उपसर्ग है, मतलब पहले, आगे, ऊपर। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे हैं कृत प्रत्यय। जो धातुओं के जिस प्रत्यय से बने शब्दों से कर्ता को बोध हो वे हैं कृतवाचक कृदंत। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगकर उन्हें नए शब्द बनाते हैं वे हैं तद्धित प्रत्यय। जिससे समता का बोध हो वे हैं सादृश्यवाचक तद्धित। उपसर्ग के अन्य नाम हैं आदि प्रत्यय, व्युक्ति मूलक प्रत्यय, रचनात्मक प्रत्यय,
बचपन, गर्मी, गरीबी, दिखावा, भाववाचक तद्धित। क्योंकि हम इसे फील कर सकते हैं, हम इसे देख या टच नहीं कर सकते, इसलिए ये भाववाचक है। मानव, दानव, यादव, अप्त्यवाचक एवं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। मानव, दानव, यादव, अप्त्यवाचक, संबंधवाचक। पढ़ने वाला, लिखने वाला, लड़का, लड़ाका। कृतवाचक प्रत्यय। सुनार, लुहार, कहार, चमार, मशालची। कृतवाचक तद्धित। प्रोफेशन की बात की है तो कृतवाचक तद्धित। मिलनसार, चालबाज, मेजपोश में क्रम से प्रत्यय है सार, बाज, पोश। अर्थानुसार वाक्य हैं 8। जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए। विधानार्थक वाक्य, जिस वाक्य से प्रश्नात्मक भाव प्रकट हो। प्रश्नार्थक वाक्य, जिस वाक्य में से संकेत का बोध हो। संकेतार्थक वाक्य, वाह क्या सुंदर दृश्य है, यह कैसा वाक्य है। विस्मयादि बोधक वाक्य, वाक्य के प्रमुख खंड हैं 2। उद्देश्य व विधेय। रचनानुसार वाक्य के भेद हैं 3। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य। पूजा गाना गा रही है, कैसा साधारण वाक्य। पूजा पढ़ती है और कोचिंग भी पढ़ाती है, कैसा वाक्य संयुक्त वाक्य। जो मोबाइल मेज पर रखी है वह पूजा को पुरस्कार स्वरूप मिली है, यह कैसा वाक्य है विशेषण उपपक्त। जो जब जब कि इसलिए पर और तथा शब्द हैं संयोजक शब्द हैं। लाइक कंजक्शन, जो एक वर्ड को जोड़ रहा है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द हैं विकारी शब्द। समुच्चय बोधक, क्रिया बोधक, संबंध बोधक, विस्मय दो बोधक शब्द हैं अविकारी शब्द। शब्द भाषा की कैसी इकाई, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई। सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं 2। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिनको कि हम बाद में करेंगे, पहले लेसन्स कंप्लीट कर लें ताकि वो एक बार फिर से रिवीजन भी हो जाएगा। As exams are very near, we don't have enough time for it. Now chapter 3 is शब्द रूप। कोशिश करेंगे कि आज चैप्टर 3 पे ख़त्म कर दें, कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। शब्द रूप। पद शब्द रूप, शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद या शब्द रूप कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद या शब्द रूप कहलाता है। जब भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है उसमें पद या शब्द रूप बनाने वाला कोई ना कोई प्रत्यय अवश्य लगेगा। प्रकार्य तथा वाक्य में प्रयुक्त होने की दृष्टि से एक ही शब्द में हमें अनेक शब्द रूप प्राप्त हो सकते हैं। जैसे लड़का शब्द से बना लड़का शून्य प्रत्यय, लड़के ए प्रत्यय, लड़कों ओ प्रत्यय, लड़कों ओ प्रत्यय आदि। पद या शब्द रूप का संबंध एक और शब्द से है तो दूसरी ओर वाक्य से, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। लिंग किसे कहते हैं? लिंग शब्द अंग्रेजी के जेंडर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान या का साधन। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। हिंदी में 2 लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग है मेल, स्त्रीलिंग है फीमेल, फेमिनिन। प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंगवाची होगा अथवा स्त्रीलिंगवाची होगा, क्योंकि बिना लिंग से जुड़े हुए वह वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकता। वाक्य में क्रिया का रूप संज्ञा के लिंग तथा वाचन के अनुसार बदलता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है, घोड़ी दौड़ती है। साथ ही अनेक विशेषण शब्द भी संज्ञा के लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं। जैसे काला घोड़ा, काली घोड़ी। उभयलिंगी शब्द, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में हो सकता है। इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर आदि उदाहरण। प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, डॉक्टर घर चली गई हैं। लंका की प्रधानमंत्री कल विदेश जा रही हैं, डॉक्टर बुला रहे हैं। आनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द आनी, आनी। पुल्लिंग नौकर, स्त्रीलिंग नौकरानी, जेठ जेठानी, मेहतर मेहतरानी, देवर देवरानी। पुल्लिंग क्षत्रिय क्षत्राणी, चौधरी चौधरानी, मुगल मुगलानी, भव भवानी। आइन प्रत्यय से ये वो प्रत्यय हैं जिनके यूज़ करने से हम स्त्रीलिंग से पुल्लिंग टू स्त्रीलिंग जा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जिनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इनको डिफाइन करता है। आइन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द आ ई उ ए आइन। पंडिताइन, चौबे आइन, इसमें आइन प्रत्यय यूज हुआ।
ई प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द आई, लड़का लड़की, बच्चा बच्ची, घोड़ा घोड़ी। आ अंत वाले शब्दों में आ का लोप हो जाता है और उनके स्थान पर ई प्रत्यय लग जाता है। फिर है ईया प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चूहिया। इन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द मूल शब्द के अंतिम स्वर्ण इन कुम्हार कुम्हारिन, नाई नाइन, लुहार लुहारिन, नाग नागिन। पुल्लिंग स्त्रीलिंग शेर शेरनी, चोर चोरनी। इन्हीं प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग हाथी हथिनी, इका संयोजक संयोजिका। कुछ संज्ञावान और मान, गुणवान गुणमती, भगवती, भाग्यवती। कुछ पदों में मूल शब्द स्त्रीलिंगवाची होते हैं, उनमें प्रत्येक प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग रूप बनाए जाते हैं, जैसे मौसा मौसी, जीजा जीजी। आ प्रत्यय जोड़कर प्रिय प्रिया। हिंदी में कुछ स्त्री प्रत्यय पद संस्कृत से आए हैं और उसी के अनुसार हिंदी में स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। पूज्य पूज्य, शूद्र शूद्र, बाल बाला। कुछ तत्सम शब्दों में तत्सम था जो कि ओरिजिनल संस्कृत वर्ड थे, और तद्भव था जिसमें हम संस्कृत के साथ कोई और लैंग्वेज जो मिक्स कर देते थे तो तद्भव हो जाता था, वो एक प्योर वर्ड नहीं रह जाता। तत्सम एक प्योर वर्ड है, प्योर संस्कृत वर्ड। कुछ तत्सम शब्दों में ता को त्री करने से तात्री, कर्ता करती, हम इसको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज कर देते हैं। वक्ता वक्ती, दाता दात्री, अभिनेता अभिनेत्री, धाता धात्री, विधाता विधात्री, नेता नेत्री, रचयिता रचयित्री। नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में मादा या नर शब्द लगाने से नर मक्खी मक्खी, नर छिपकली छिपकली, भेड़िया मादा भेड़िया, गेंडा मादा गेंडा, खरगोश मादा खरगोश। ऐसे भी हैं जिनके पुल्लिंग और शब्दों में पर्याप्त भिन्नता दिखाई देती है। कवि कवित्री, वर वधू, पति पत्नी। पुल्लिंग परिभाषा, पुल्लिंग की मीनिंग है, डेफिनेशन है, जिन संज्ञा शब्दों में से पुरुष जाति का बोध होता है, जो शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत माने जाते हैं, पुल्लिंग, जैसे कुत्ता लड़का घर भेड़ सिंह आदि। स्त्रीलिंग परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों में स्त्री जाति का बोध हो अथवा जो शब्द स्त्री जाति के अंतर्गत मिलते हैं। आ आओ पा पन्ना, मोटापा मोटा, चढ़ाओ बढ़ापा, लड़कपन लेन देन, पर्वत मास। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीपल नीम आम शीशम सागौन जामुन आदि। पीपल पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पानी सोना। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, हीरा पन्ना मूंगा। देह के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं, मस्तक दांत हाथ कान गला तालू। जल स्थल और भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं, नगर द्वीप आकाश पाताल। वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे अ ई उ ओ ए। नित्य पुल्लिंग शब्द तोता मच्छर कौवा बिच्छू आदि। स्त्रीलिंग व्यंजन संज्ञा शब्दों के अंत में ख होता है तो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे ईख भूख चोक राख आदि। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट वट या हट होता है वह स्त्रीलिंग, जैसे झंझट आहट आहट चिकनाहट बनावट सजावट आदि। अनुस्वारांत इकारांत उकारांत तकारांत सकारांत स्त्रीलिंग है। रोटी टोपी नदी चिट्ठी उदासी। भाषा बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी संस्कृत पहाड़ी तेलुगु पंजाबी। इन शब्दों में अंत में ई याद आता है वैसे होते हैं, जैसे कुटिया खटिया चिड़िया। नदियों के नाम जैसे यमुना गंगा गोदावरी ताप्ती। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, पहली दूसरी। पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग है। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, अश्विनी रोहिणी भरिणी। नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, कोयल मैना चील। शब्दों का लिंग परिवर्तन, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। तो कुछ इनमें से कुछ प्रमुख होता है ई इया इन नी आनी आइन आ ईका इनी आदि। वचन परिवर्तन, संज्ञा शब्दों की रूपावली का अध्ययन करते समय आपने पढ़ा था कि हिंदी में मूल शब्दों के बहुवचन रूप प्रत्यय प्रायः शून्य ए तथा आ प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। वचन परिवर्तन के नियम
इन्हीं प्रत्ययों पर निर्भर करते हैं। जैसे ए प्रत्यय जोड़कर, प्रत्यय बाद में जुड़ता है, शब्द के आखिरी में जोड़ने वाला शब्द। अकारांत, शब्दों के नाम के स्थान पर ए प्रत्यय लगाना। लड़का लड़के, ये सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। लड़का लड़के, रास्ता रास्ते, बच्चा बच्चे, मुर्गा मुर्गे। ऐ प्रत्यय जोड़कर व्यंजना। नहर नहरें, अकारांत उपरांत अ को हस्व कर देते हैं। जैसे अगर आदि शब्दों में अंतिम स्वर का लोप नहीं होता, अंतिम स्वर के बाद एन प्रत्यय जुड़ जाता है, अ को हस्व कर दे। जैसे महिला महिलाएं, कथा कथाएं। अ प्रत्यय जोड़कर, जब इकारांत संज्ञा शब्दों में अ बहुवचन सूचक प्रत्यय लगता है तो अंतिम स्वर ई का परिवर्तन हस्व ई में हो जाता है तथा रा के मध्य किया व्यंजन का आगमन होता है। जैसे दासियां, एक वचन बहुवचन। मछली मछलियाँ, लकड़ी लकड़ियाँ। हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बनता है कारक, जिसे हमें याद करना पड़ेगा। शून्य प्रत्यय जोड़कर, शून्य प्रत्यय जोड़ने का अर्थ इतना ही है कि कुछ संज्ञा शब्दों को एक वचन और बहुवचन रूप समान रहते हैं। जैसे पानी, प्रेम, प्यार, भय, क्रोध, दान। इनका सिंगुलर प्लूरल सब सेम है। हिंदी में कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए मूल शब्दों के साथ वर्ग, वर्ण, गण, लोग, ये सब कुछ ऐड करना पड़ता है। हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे आंसू, केश, समाचार, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर। इसी तरह से कुछ ऐसे संज्ञा शब्द भी हैं जो हमेशा एक वचन में ही आते हैं। जैसे क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा, आग आदि। इस वर्ष वर्षा नहीं होगी, हवा बहुत तेज चल रही थी, वहां आग जल रही थी। सम्मान अथवा आदर दिखाने के लिए भी हिंदी में एक वचन प्रयोग बहुवचन के रूप में किया। जैसे माता जी दिल्ली जा रही हैं, गांधी इस देश के राष्ट्रपिता थे, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे। अब हमारे लिए जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है वो है कारक। परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध किया क्रिया के साथ ज्ञात हो वह कारक कहलाता है। कि कर्ता ने, करने से, द्वारा, अपादान से अलग होने का अर्थ में, संबंध का, के, की, रा, रे, री। कर्म को संप्रदान के लिए अधिकरण में, पर के, ऊपर में, भीतर के, बाद में, पहले को। संबोधन, हे, रे, अरे। कारक, ये कारक 8 तरह के हैं और हमें इन्हें इसी तरह याद करना है। कारक चिन्ह स्मरण करने के लिए सूत्र। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, का, के, की, अधिकरण में, रे, हे, रे संबोधन किया। संबोधन मित्र। ये हम इसको इसी तरह कई बार रीड करेंगे तो हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, का, के, की, अधिकरणादिक में, रे, हे, हो संबोधन। ये हम इसी तरह याद करेंगे तो याद हो जाएगा। शब्द भाषा की इकाई है, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट है, वो अकेला है। शब्द की सत्ता है वाक्य से बाहर। शब्द रूप बनाने वाले प्रत्यय हैं दो, रूप साधक प्रत्यय, शब्द साधक प्रत्यय। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तक की के विभिन्न रूपों की रचना होती है। रूप साधक प्रत्ययों के अंतर्गत हिंदी में तत्सम, तद्भव तथा विदेशी तीनों के प्रकार के प्रत्यय मिलते हैं। शब्द साधक का व्युत्पादक प्रत्यय में लड़का लड़की, लड़कों, लड़कमशा प्रत्यय है, शून्य प्रत्यय है। लड़का रोटी का ये दही जम गया है, वाक्य में लिंग पुल्लिंग है। दूध का उबल चुका है, ये भी पुल्लिंग है। डॉक्टर बुला रहे हैं, लिंग उभयलिंगी शब्द, क्योंकि इसमें हम कोई भी डिफाइन नहीं कर सकते कि डॉक्टर का जेंडर क्या है, तो ये उभयलिंगी है। ये ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है। संयोजक, परिचायक, पाठक और लेखक में किस प्रत्यय का प्रयोग करने के स्त्रीलिंग बनेगा। ई का प्रत्यय। लोटा, पैसा, बच्चा, मुर्गा, पंचा, लोटे, पैसे, बच्चे, मुर्गे। पूजा में देवांग को मारा, पूजा ने देवांग को मारा। इस वाक्य में कारक है ने। कर्ता ने कर्म को कर्ता ने कर्म को कर्ण से
कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय के लिए अपादान से काके की अधिकरण में संबंध का के की संबोधन है रे। अरे इसका चैप्टर हम बाद में करेंगे। ये एक्सरसाइज पहले हम बेसिक थ्योरीज करेंगे, उसके बाद हम एक ही बार बैठ के सारे चैप्टर्स की एक्सरसाइज करेंगे। जैसे कि 99 है, चूहा बिल से बाहर निकला, कर्ता ने कर्म को, तो 99 का आंसर हम देखेंगे। बी अपादान कारक। फिर चैप्टर नंबर 4 आता है संधि। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे कि हम अब कल स्टार्ट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह 3 चैप्टर हुए हम 5-6 तक कर लें नेक्स्ट इन हाफ एन आवर। और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं अब हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 तक करेंगे। चैप्टर 4, 5, 6 आज हमने चैप्टर 1, 2, 3 किए विदाउट एक्सरसाइजेस।